गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेआईजीएल का पेपर बहुत नज़दीक है। दिसंबर 25 अटेम्प्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो के मीडियम से देना चाह रही हूँ। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके होंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए होंगे। लास्ट मोमेंट के लिए कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर लास्ट मोमेंट टिप्स के पहले मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात बताना चाहती हूँ। देखिए बच्चे, पेपर अगर टफ आता है तो वो सारी दुनिया के लिए टफ है, और अगर पेपर इजी है तो वो सब के लिए इजी है। तो प्लीज पेपर के थोड़ा सा टफ होने पर भी पैनिक मत कीजिएगा, और पेपर इजी होने पर ओवर एक्साइट भी मत होइएगा, क्योंकि दोनों चीजों का बैलेंस आपके एग्जाम के 3 घंटे के परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। और वो जो 3 घंटे का परफॉर्मेंस होता है ना, वो आपके एक्चुअल स्कोर का डिटरमाइनर होता है। आप बाहर बहुत अच्छी स्टडीज करते हैं, बाहर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपने 6 महीने 7 महीने साल भर अपने आप को पूरा झोंक दिया है। अब केवल और केवल एक 1.5 दिन का स्लॉट और आपके 3 घंटे की एग्जाम की परफॉर्मेंस, ये दो ही चीजें हैं जिनसे आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो प्लीज इन 3 घंटों में ना तो आप पैनिक करिए, ना इन 3 घंटों के ड्यूरेशन में आप ओवर एक्साइट होइए। आप प्लीज अपने आप को बैलेंस रखिए। आपको सब आता है, और बिलीव मी, इतनी पढ़ाई करने के बाद, हर चीज को इन डेप्थ तैयार करने के बाद, अपनी रातों की नींद बिगाड़ने के बाद, अगर आप इस एग्जाम में पास नहीं हो सकते तो दुनिया का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम को पास फिर नहीं कर सकता। तो बिलीव योर सेल्फ, हैव दैट कॉन्फिडेंस। मत सोचिए आगे क्या होने वाला है। अब आप केवल और केवल ये 1.5 दिन की जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में लग जाइए। ये 1.5 डेज और 3 आवर्स का जो आपका परफॉर्मेंस है वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। आप 100% इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। जस्ट आप 1.5 दिन की इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखिए। देखिए बच्चों, हमने एक एबीसी एनालिसिस का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। मैं उम्मीद कर रही हूं आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उस एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में टॉट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के टॉट के साथ साथ बीएनएस और बीएनएसएस, दैट इज क्रिमिनल लॉस, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अगर मेरी 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी को अगर थोड़ा सा फॉलो करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत इजीली एग्जाम के पहले रिवीजन करना आसान होगा। क्योंकि एग्जाम के पहले आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन केवल और केवल प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से आपको हर चीज एक बार तो नजर के सामने से निकालनी ही पड़ेगी। तो रिवीजन ना होने की वजह से आपको एग्जाम में याद ना आए, ऐसा आपके साथ ना हो जाए। तो आप क्या कीजिए, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें विद द टॉपिक टॉट। इसके दो रीजन है। टॉट इजी टॉपिक भी है, जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, टॉट पढ़िए। अब टॉट में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ टॉट के साथ साथ उसके केस लॉस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। टॉट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें इंजूरिया सिने डैमनो जरूर से पढ़िएगा। इसमें एशबे वर्सेस वाइट का जो केस लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर डैमनो सिने इंजूरिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके केस लॉस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। विकैरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है। और साथ साथ में इसके जितने केसेस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। विकैरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विकैरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट के साथ साथ विकैरियस लाइबिलिटी ऑन अदर पर्सन भी आप छोड़ के मत जाइएगा, दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। और इसके केस लॉस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये जो चैप्टर है ना, ये आपने क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, हार्डली एक 1.5 घंटे का टाइम लगेगा आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में। जुडिशियल रिलीफ, एक्स्ट्रा जुडिशियल रिलीफ अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आप जरूर से पढ़ लिएगा। मेंस रिया, काइंड्स ऑफ टॉट अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो ठीक है, क्योंकि वो अपने ईईटी के अंदर एग्जाम में आ चुका है तो पूछने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट हाँ, छोड़ के आप नहीं जा सकते। तो ये 2-3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंजूरिया सिने डैमनो, डैमनो सिने इंजूरिया, इसके जितने केस लॉस है, टॉट में केस लॉ अगर आपने कवर नहीं किए तो आपको मार्क्स नहीं आ पाएंगे, माइंड यू।
फिर उसके बाद आप रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये जरूर से पढ़िएगा, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इन शॉर्ट आपका ये जो चैप्टर है ये 1.5 घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगा। तो टॉट से अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कीजिए। आप अपना जो सबसे पहला रिवीजन चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, रिवीजन चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आपके लिए होगा टॉट। टॉट के बाद आप आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में आते हैं। मैं आपको एक टिप दे रही हूं, किसी भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर अगर उससे अट्रैक्ट होता हो, कोई भी एक्ट अगर उसके अंदर अट्रैक्ट होता हो, कोई भी प्रोविजन अगर उसके अंदर अट्रैक्ट होता है, प्लीज चेक कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो अप्लाई नहीं हो रहा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक एक्ट है, वो सब जगह पर अप्लाई हो सकता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाकी सारे एक्ट बने, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी सारे एक्ट बने हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का एंगल कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली आपको लिंक होता हुआ मिले। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेबिलिटी को हर क्वेश्चन के ऊपर आप चेक जरूर से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि आर्टिकल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने आंसर में आर्टिकल नंबर ना लिखें, ऐसा मत कीजिएगा। तो आप सेकंड जो चैप्टर रिवाइज करेंगे वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अच्छे से याद कीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। देन एक केस हुआ है जो अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 13 के अंदर ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी है। इक्वालिटी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इक्वालिटी का आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 14, उसके बाद में आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। 16 के बाद आपके आर्टिकल नंबर 19 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने के चांसेस है, तो आर्टिकल 19 और उसके जो एक्सेप्शंस है या आर्टिकल 19 की जो कंडीशंस है वो अच्छे से पढ़िएगा। आर्टिकल 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 20 को अच्छे से पढ़िएगा। उसके अंदर 3 जो आपके फेजेस आते हैं दैट इज प्रोटेक्शन, अलग अलग 3 जो आते हैं वो अच्छे से पढ़िएगा। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से पढ़िएगा। मतलब आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 एंड 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर्टिकल्स तक तो आप एकदम अच्छे से डीप में पढ़ के जाइएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। इसके बाद आप आर्टिकल 32 और 226 जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है विद रिस्पेक्ट टू रिट, वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रिट सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्ट्यूररी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, ये सारी रिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप रिट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम के अंदर। इसके बाद कुछ बच्चे छोड़ के जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट को। बच्चा यहां तक आते आते थक चुका होता है, तो उसे लगता है सारे आर्टिकल्स तो उसने पढ़ लिए, पर नहीं, यहां आपका पूरा पेपर बहुत इंपॉर्टेंटली इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट आने चाहिए। प्लीज इसको छोड़े बिना एग्जाम में मत जाइएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। आर्टिकल 123 एंड 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए 246 जो बताता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट मैटर। अच्छा, एक केस और हुआ था एम्पलीफायर वाला, जो राजस्थान स्टेट का जो केस था, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक 268 अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा। और 301 से 305 ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके फ्रीडम वाले आर्टिकल्स के बाद में एक आता है आपके लिए 246, एक 301 से 305, 268, 213 और 123, ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेनली इसके जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप सेकेंड नंबर पे रिवाइज करेंगे। ये जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है, मतलब आप अपनी सीक्वेंसिंग में सबसे ऊपर रखेंगे टॉट को, जिसमें आपको 1.5 आवर लगेगा रिवीजन में। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई टाइम आपको लगना चाहिए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है
वो है कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग लगभग 2 से 2.5 घंटे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दीजिएगा, तो आपके शुरू के 5 आवर्स में आपके जो 2 चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइएगा आपके अगले क्रिमिनल लॉज वाले चैप्टर पे, जिनमें आता है बीएनएस और बीएनएसएस। बीएनएस और बीएनएसएस अगेन क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बीएनएसएस और बीएनएस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये चैप्टर ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट है। आप प्लीज उन अमेंडमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अमेंडमेंट होने की वजह से इन चैप्टर्स का वेटेज बढ़ जाता है। इनमें आप जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, बट स्टिल आप इसके केस लॉस, एक तो इसमें टेरिटरी की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप टेरिटरी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड केस लॉस अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन 1.4 एंड 1.3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। इसके बाद फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम आपको पता ही होंगे, इसको आप रीड कर लीजिए। मेंस रिया की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। एक बात याद रखिए, मेंस रिया की डेफिनेशन या मेंस रिया के ऊपर अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज बेयर इन माइंड मेंस रिया सिर्फ बीएनएस नहीं बल्कि टॉट को भी अट्रैक्ट करता है, तो प्लीज आप उसको भी रेफर करके आइएगा जहां अप्लाई होता है। एक्टस रियस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्शंस ऑफ मेंस रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्टर ईगो का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। क्राइम के स्टेजेस तो आपको पता ही होंगे ये प्रिपरेशन वाले, तो ये तो ठीक है, ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ इसके अंदर जो आपके प्रिपरेशंस वाले सेक्शंस है 190, 178, 180 एंड 339 ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 310(4) डेकॉइट के बारे में जो सेक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसकी कंडीशंस क्या है। अटेम्प्ट सेक्शन 62, तो सेक्शन 62 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 62 आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देन आप पढ़ के जाइए कहां कहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाती है, उसके कंडीशंस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ माइनर ऑफेंसेस में प्रोक्लेमेशन वाला जो प्रोविजन है 209 के अंदर जो लिखा हुआ है नॉन अपेयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। 226 इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 356 डिफेमेशन, अगेन डिफेमेशन टॉट के साथ लिंक होता है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसमें आप प्लीज मॉब लिंचिंग को, अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ लाइफ कन्विक्ट को, टेररिज्म को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी नई प्रोविजंस के अंदर दी गई बातें हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग और अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ लाइफ कन्विक्ट, इनको अच्छे से पढ़िए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी सेक्शन 61, 2 एंड 1 दोनों इंपॉर्टेंट है। केस लॉस के साथ इन्हें पढ़िएगा। इनकी पेनाल्टी भी आपको याद होनी चाहिए टू एन एक्सटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 61(1) और 61(2) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस इसमें हैं। चीटिंग 318 एंड 319 इंपॉर्टेंट है। चीटिंग टाइप्स, चीटिंग के टाइप्स, चीटिंग की पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। इसके केस लॉस भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चीटिंग, ठीक है। देन मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, इज अ सो टॉपिक, आप इसे पढ़ के तो जाएंगे। देखिए, ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बीएनएस और बीएनएसएस से रिलेटेड प्रोविजंस है, ये तो पूरे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो ये आपको पढ़ के जाना ही है। 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ के जाइए। 316 इंपॉर्टेंट है। इसमें एस के अलग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, बच्चन सिंह वाला केस है, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाइए। देन आप ये राम अवतार वाले केस को बहुत अच्छे से पढ़िए, जो कि सेक्शन 320 में कवर होता है। इस केस के अंदर काफी सारे कंक्लूजन्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज 320 अच्छे से पढ़िए। 336 फोर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्जरी को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 336 विच इज फोर्जरी। 356 डिफेमेशन, मैंने ऊपर भी बोला था आपको पढ़ के जाना ही है। डिफेमेशन और उसकी कंडीशंस प्लीज आप टॉट के साथ चेक कीजिएगा।
ओके इसमें एक लास्ट में टॉपिक दिया है जनरल एक्सेप्शंस और डिफेंसेस अंडर बीएनएस एंड विच इज अंडर सेक्शन 14 to 33। इसका जनरल रीडिंग आप कर लीजिए। आपको ये बहुत स्पेसिफिकली याद होना नहीं चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इस पर्टिकुलर सेक्शंस में कवर्ड है। तो ये अगेन आप एक बार रीड अच्छे से कीजिएगा, गो थ्रू अच्छे से कीजिएगा, रटिएगा मत लिस्ट को, लेकिन प्लीज आप इसका रीडिंग अच्छे से कीजिएगा। तो बीएनएस के अंदर ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है। डेकॉइटी, रॉबरी, देन आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, मॉब लिंचिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीएनएसएस में सेक्शन 2Q दैट इज डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस डेफिनेशन के आसपास बहुत सारी चीजें घूमती हैं। देन आपको कंप्लेंट क्या होती है 2-4 में, वो पढ़ना चाहिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप ट्रायल और नॉन बेलेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं वो पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किन ऑफेंसेस को बेलेबल बोलेंगे, कॉग्निजेबल बोलेंगे, किन ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल बोलेंगे। तो 2G आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। इस चैप्टर की डेफिनेशंस प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, इस चैप्टर की डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेक्शन 482 एंटिसिपेटरी बेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाइए। 280 टाइप्स ऑफ केसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना ही चाहिए आपको। आप सेक्शन 23 के पावर्स ऑफ द कोर्ट प्लीज पढ़ के जाइए। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 इयर्स कब होगा या किस कोर्ट के पास अथॉरिटी है किस सेंटेंस को देने की। प्लीज मेक श्योर आप ये पढ़ के जाएं। 24 इम्प्रिजनमेंट एंड लियो ऑफ फाइन, हो सकता है इससे वो आपको एक न्यूमेरिकल बना के दे दे। सेक्शन 24 अगेन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 24 अच्छे से पढ़िएगा। आर्टिकल 22 से इंस्पायर्ड अरेस्ट ऑफ अ पर्सन है, ये भी याद रखिएगा। अगर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन की बात आती है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्लीज उसके अंदर चेक जरूर से कीजिएगा। 35 रीड कर सकते हैं आप एक बार। समन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 63 समन, 63, 64, 65 ये, और 96 सर्च वारंट, ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 173(4) एंड 283 समरी ट्रायल और एफआईआर की रिकॉर्डिंग अगर नहीं होती है तो क्या, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। देन इशूइंग प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन के साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। एंड देन इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट 528, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक केस लॉ भी है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। विमेन अरेस्ट वगैरह की, ये सारे अमेंडमेंट है, ये आपको मैंने बताया था। विमेन अरेस्ट कैसे होती है या आप अरेस्ट का टाइम क्या रखोगे। तो अरेस्ट विदाउट वारंट कब होता है, तो 59 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरेस्ट के प्रोविजंस आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी तो आप, क्योंकि दिस इज बीएनएसएस, इट इज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए, बट मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो बता दिए। अच्छा, अगर इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आप उसके बाद आइएगा सीधा बीएसए पे, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स जो है ना, बीएनएस और बीएनएसएस, ये बीएसए उससे लिंक्ड चैप्टर है। तो क्योंकि ये लिंक चैप्टर है तो आपको ये इजी पड़ेगा। प्लीज बेसिक्स ऑफ द चैप्टर को पहले पढ़िएगा। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है और एविडेंसेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बीएनएसएस में सबसे पहली बात ही जो शुरू होती है वो यहीं से होती है। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप शेड्यूल नंबर भले ही आपको याद ना हो लेकिन सेक्शन नंबर अच्छे से याद कीजिएगा। एविडेंस 2(1)(e) इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस जिसके अंदर आपके सेक्शन 54, 55, 56, 57, 58, 56 से लेकर 63 तक तो पूरे इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा चार्ट जो है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, आप इसे याद कीजिएगा। अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए। फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बट फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत जनरल चलता है, लेकिन हाँ, रेलेवेंट फैक्ट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
एक टिप देती हूं इस चैप्टर के लिए, अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कंटेंट कम पड़ता है आंसर में लिखने के लिए, तो प्लीज टेक हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जितने एग्जांपल्स से आप उसे चीजें समझाएंगे, मेक डायग्राम्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स बताइए डायग्राम्स के थ्रू। डायग्राम मतलब ये, जैसे ए बी को ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस प्रेजेंटेशन को अगर आप लेकर चलेंगे, आपका आंसर का टाइम भी कम लगेगा और राइटिंग आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट फैक्ट प्लीज आप अच्छे से पढ़िएगा, रेलेवेंट फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडरी एविडेंस एंड प्राइमरी एविडेंस में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लीजिए। सेक्शन 60 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 60 को अच्छे से पढ़िएगा। सेक्शन 60 के बाद सेक्शन 4 to 14 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट के क्लासिफिकेशन है। 4 से 50 तक के सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 से लेकर के आपके सेक्शन नंबर 14 तक, 14 तक ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा सेक्शन नंबर 7 को। कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि रेलेवेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ये सेक्शन 7 में दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। 26 से 27 यू कैन रीड वंस। अच्छा, इसके बाद देखिए आपका सीक्वेंसिंग कैसे चलेगा। आप जो 1.5 दिन का समय देंगे, पहले आप 5 घंटे के अंदर टॉट और कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद अगले 3 to 4 आवर्स के अंदर आपका बीएनएस और बीएनएसएस हो जाना चाहिए। मतलब आप टॉट को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे 4-5 आवर्स में, फिर उसके बाद अगले 3 to 4 आवर्स के अंदर आप बीएनएस और बीएनएसएस पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले 2 घंटे के अंदर आपका हो जाना चाहिए बीएसए। आपका जो बीएसए है वो 2 घंटे से ज्यादा का टॉपिक नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, बहुत ज्यादा आप चीजों को उलझाइएगा मत, बहुत स्पेसिफिकली चीजों को पढ़िएगा। प्लीज आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वही सोर्स यूज कीजिए। डू नॉट चेंज योर सोर्स एट द एंड मोमेंट, डू नॉट चेंज योर सोर्स एट द 11th आवर, ये आपको बहुत तकलीफ देगा, बहुत कष्ट देगा। तो प्लीज आप अपने सोर्स को चेंज मत कीजिए, जहां से आपने पहले पढ़ा है वहीं से आप इस चैप्टर को भी पढ़िएगा। ये होने के बाद फिर आप आइएगा आपके ऐसे वाले टॉपिक्स पे जो आते हैं आपकी कैटेगरी नंबर बी में। कैटेगरी नंबर बी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को रखा है। उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, सोर्सेस ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तीनों मिला के आपके 4 से 5 आवर्स के अंदर खत्म होने वाले चैप्टर्स हैं। तो प्लीज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सोर्सेस ऑफ लॉ, इन्हें 4-5 आवर्स के अंदर आप खत्म कर लीजिए। आप इन चैप्टर्स को सिर्फ जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, जो कॉपी लिखवाई है, उन्हीं से पढ़ के जाएंगे तो भी 100% आपका काम हो जाएगा। बस स्कैनर के जो 1-2 क्वेश्चंस अलग है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप पहले जो चैप्टर्स पढ़ लिए, 5 घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डॉट, 3-4 घंटे में आपके बीएनएस और बीएनएसएस, 1-1.5 से 2 घंटे में आपका बीएस है। उसके बाद आप सीधे आ जाइएगा किस पे, तो आप आइएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और आपका सोर्सेस ऑफ लॉ। ये 3 चैप्टर्स आपके हार्डली 4 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए, 4-4.5 घंटे इन चैप्टर्स को लगते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। आर्बिट्रेशन आप चाहे तो 11th आवर पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो मैंने लिखवाए हैं उससे पढ़ सकते हैं। हाँ, आप स्कैनर उसका स्किप मत कीजिएगा। मतलब आर्बिट्रेशन में आप नोट्स प्लस स्कैनर ये 2 चीजें कर लीजिएगा, आपका इससे ही काम हो जाएगा। आर्बिट्रेशन का जो मॉड्यूल है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। इस समय अगर आपने मॉड्यूल पहले नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, आप अभी मॉड्यूल प्लीज इस चैप्टर के लिए तो बिल्कुल मत उठाइए। तो आर्बिट्रेशन हो गया, देन आपका लिमिटेशन हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। ये 4-5 चैप्टर मिला के आपको 4 to 5 आवर्स अगेन अगले लगने चाहिए। और उसके बाद 2 से 2.5 घंटे आपके लगने चाहिए बचे हुए जो चैप्टर्स है, जिनमें आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर हो जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो आप बिल्कुल किसी और चीज को छुइएगा भी मत, आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ उन्हें नोट्स से कवर कीजिएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप नोट से कवर करेंगे।
बाकी जितनी भी टॉपिक्स बची है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप एकदम लास्ट के लिए रख सकते हैं, उसे सिर्फ आप पन्ने पलट के भी रिवाइज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने आपको बता दी है चीजें। आपका सबसे तो आपका जो पहले आज जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके टारगेट में होना चाहिए कि कम से कम आप पहले बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट और आप बीएनएसएस, ये 5 चैप्टर्स पढ़ के आप सोइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में आपके इतने सारे जो चैप्टर्स हैं वो रिवाइज करने की बारी आती है। लास्ट में एंड के लिए अगर टाइम बचता है तो आप उठाएंगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, और जो बचे हुए जो एक या दो जो भी एक्ट बच गए उनको आप उठाएंगे। हाँ, सीपीसी मैंने बताया नहीं, लेकिन सीपीसी आप प्लीज फिट इन कीजिएगा बीएसए के बाद, मतलब आप अपने बीएसए को खत्म करने के बाद पहले सीपीसी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सीक्वेंस एक बार फिर बताती हूँ, पहले टॉट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये 5 चैप्टर खत्म करने के बाद में आप आ जाएंगे सीपीसी पे। सीपीसी पढ़ने के बाद में आप आएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, सोर्सेस ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन चैप्टर्स पे। उसके बाद आपका आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। फिर आप आइएगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन पे। ऑल्दो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, पर चैप्टर बहुत ज्यादा उलझाने वाला है। इतने पढ़ने के बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, इसलिए ये चैप्टर्स को थोड़ा सा आपको बाद में पढ़ना चाहिए। लास्ट में जो भी टाइम आपके पास बचेगा वो आप कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, ऐसे टॉपिक्स के लिए। क्या हम सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हैं इन टॉपिक्स के लिए? बिल्कुल जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप बिल्कुल 100% जो नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में जब भी आप पेपर देने बैठे तो 2-3 मैं आपको टिप्स दे रही हूं। प्लीज डू नॉट स्टार्ट राइटिंग योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आप प्लीज क्वेश्चन 1 को बाद में ही अटेम्प्ट कीजिए, चाहे वो कितना भी इजी हो। मेरा आपको सजेशन है, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना भी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट मत कीजिएगा। स्टार्ट इट फ्रॉम एनी अदर क्वेश्चन, या तो चाहे तो आप लास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या बीच में किसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्लीज अपना फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़िएगा मत। दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं हमें पूरा पेपर एक साथ पढ़ने की भी जरूरत है। आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम भले ही 3 घंटे का है, पर आप लिख पाते हैं 2 घंटे 40 मिनट। 20 मिनट तो इन्विजिलेटर जब आपकी डायरी साइन कराने आते हैं, आप पेपर पलटते हैं, आप सोचते हैं, उनमें निकल जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, पेपर छूटेगा, और पेपर छूटने से जो आपको मार्क्स पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आने चाहिए वो नहीं आएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, सारे आंसर्स अटेम्प्ट करके जो मार्क्स मिलते हैं, एवरेज मार्क्स, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कि आपने 1 या 2 कोई क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिख दिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पास्ट जितने भी आपके अटेम्प्ट के क्वेश्चन है उनको एक बार चेक कर लीजिए, और देखिए कि क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आए तो प्लीज चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा आंसर है जो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, जो आपका आंसर आपको कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, जो आपका आंसर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, वही से आप पेपर स्टार्ट कीजिए। प्लीज आप आंसर लिखने के पहले थोड़ा सोचिए, काटा पीटी मत कीजिएगा। हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करें तो प्लीज उसकी फैमिली को डिस्टर्ब मत करें। मतलब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरा 2 अटेम्प्ट कीजिए। मैंने अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चा क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंसिंग सेम रखता है उसे हमेशा मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिए, देन 2, 3, 4 ऐसा बढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो 3 आंसर नहीं आता या 4 आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। लेकिन 5 के अगर पार्ट्स हैं तो सारे पार्ट्स आपको एक ही जगह पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैम, हमें अगर कोई पार्ट नहीं आता हो तो प्लीज उसके लिए पेज छोड़ दीजिएगा, आप जगह छोड़ दीजिएगा। आपके अगर कोई भी आंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप
आपको आपके क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व करनी पड़ेगी. डू नॉट सॉल्व इट बाय राइटिंग द आंसर का एक पार्ट इन सम अदर सेक्शन एंड अदर पहला वाला पार्ट इन सम अदर सेक्शन. मतलब आप 2 के ए को अगर कहीं लिखे तो उसका बी उसका सी ये सारा एक साथ होना चाहिए. अभी आप देखिए, मैं आपको एक पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर खोल के दिखा रही हूं. क्वेश्चन पेपर कैसे आता है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो पार्ट है वो ए पार्ट है, एक केस स्टडी. जनरली आजकल एग्जाम में ये ट्रेंड है, वो काफी बड़ी केस स्टडी पूछता है. एक टिप देती हूँ आपको, प्लीज डू नॉट आंसर योर क्वेश्चन एज पर दिस केस स्टडी बेसिस. मैंने इसीलिए बोला था क्वेश्चन नंबर 1 कभी पहले अटेम्प्ट नहीं किया जाता. ये केस स्टडी है, इसे आपको बहुत कुछ सोच के और फिर लिखना पड़ेगा. ये आंसर अगर गलत हुआ, एग्जामिनर आपको आगे पूरे इस आंसर के बेसिस पे जजमेंटरी मार्क्स दे देगा. अब आप देखिए, ये इतना बड़ा केस स्टडी है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे प्रोविजंस भी दिख रहे होंगे आपको. फिर इसने जो केस स्टडी का क्वेश्चन पूछा है, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो उसने लिखा है 2 मार्क्स, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन उसने फिर लिखा है 2 मार्क्स, फिर थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स, फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स और फिफ्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स. मतलब 5 2s are 10. बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ के वो आपकी कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाहता है. वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे मार्क्स देगा. मतलब आप इतना तो समझ गए होंगे कि केस स्टडी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है. आप प्लीज केस स्टडी के क्वेश्चंस पहले पढ़िए, आंसर लिखने के दैट इज आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरी केस स्टडी पढ़िए. पहले पूरी केस स्टडी पढ़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से पूरी केस स्टडी पढ़ना पड़ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ना तो उतना समय होता है और ना उतनी क्षमता होती है. तो प्लीज आंसर आप पहले लिखने के पहले क्वेश्चन पढ़िए. ये केस स्टडी का क्वेश्चन पहले पढ़िए. आधी चीजें तो आपको इसी से समझ में आ जाएगी. उसके बाद आप सीधे आइए केस स्टडी पे, ताकि अब उसे लिंक करके आंसर दे पाए. नंबरिंग में प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. 1A1 है तो आप 1A1 ही लिखेंगे. आप ऐसे अपनी मर्जी से 1A उसके बाद में 1 2 3 मत लिखिएगा. इसने रोमन नंबर में लिखा है, आप रोमन नंबर में ही आंसर देंगे. प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर है, उसे उसी सीक्वेंस में उसी नंबर के साथ लिखिए. एक चीज और आप याद रखिएगा कि आप हर आंसर एक नए पेज से स्टार्ट करेंगे. डू नॉट स्टार्ट राइटिंग योर आंसर एक के बाद एक. वो आपको मार्क्स कम दे के जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपके क्वेश्चन का अटेम्प्टेड पोर्शन देख ही नहीं पाता है. उसे लगता है अगर आपने 1 का 1 लिखा है तो 2 लिखा ही नहीं है, जबकि आप 2 उसके नीचे लिखते हैं. तो प्लीज आप आंसर अलग पेज से स्टार्ट कीजिए. बदन क्या होता है, जैसे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, तो अभी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्योंकि है तो छोटा सा आंसर बनेगा. तो फिर बीच में आंसर शीट के बीचों बीच आप एक नया नंबर डालेंगे और वो भी पूरा. सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1A and 2. अच्छा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आएगा, फिर आपका इसमें पार्ट्स आएंगे ए बी. देखो केस स्टडी में उसने क्या किया, आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन दिए हुए हैं. देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट देखेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन से 2 मार्क के, मतलब 10 मार्क्स. और फिर बी पार्ट में उसने क्या किया है, अगेन उसने 2 3 2 3 मतलब 3 और 2 3 और 2 ऐसे क्वेश्चन दिए. मतलब बेसिकली आपकी केस स्टडी जो आएगी वो 20 मार्क्स की रहेगी. प्लीज इस केस स्टडी को लास्ट में ही अटेम्प्ट कीजिए. थोड़ा सा रिस्की हो जाता है केस स्टडी पहले अटेम्प्ट करना. सेकेंड क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आता है, मतलब फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स, सेकेंड बी 5 मार्क्स और सी वाला क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स में. तो ये 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. तो केस स्टडी 20 मार्क्स है. सेकेंड क्वेश्चन फिर अगेन 15 मार्क्स का है. थर्ड क्वेश्चन अगेन 5-5 मार्क के 3 क्वेश्चन है, ये फिर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा. फोर्थ क्वेश्चन अगेन 5-5 मार्क के 3 आपके पास क्वेश्चन होते हैं. ऑब्वियसली यहां आपको एक चॉइस दी हुई होती है. देखिए आपके फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 4A या 4B दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपको चॉइस है. अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सा आंसर अटेम्प्ट करना है. काटा पीटी मत कीजिएगा, इंप्रेशन खराब हो जाएगा. ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स का है, लेकिन इसमें कोई चॉइस नहीं है. सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन आपको एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. प्लीज ठीक से पढ़िएगा. क्वेश्चन सारे 5 मार्क्स के ही आ रहे हैं. अगर आपको ऐसी गलतफहमी हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करने पे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ऐसा नहीं है. केस स्टडी ज्यादा इजी होती है. कभी भी आप पढ़ के देखिए, केस स्टडी ज्यादा इजी अप्रोचेबल होती है. डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मार्क्स थोड़े से कम मिलते हैं. तो देखिए चॉइस आपको कहां मिलेगी, एक तो 6th क्वेश्चन में या तो 6A अटेम्प्ट कीजिए या 6B.
दूसरी चॉइस आपको मिलेगी फोर्थ क्वेश्चन में, या तो 4 अटेम्प्ट कीजिए या 4A। क्वेश्चन सारे 5 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स का ओवरऑल हर क्वेश्चन का वेटेज जा रहा है, केस स्टडी को छोड़ के। केस स्टडी आपकी 20 मार्क्स की है। मैं फिर आपको बोल रही हूं, डू नॉट अटेम्प्ट केस स्टडी एट द फर्स्ट इंस्टेंस, बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर आपने केस स्टडी पहली बार में पहली फुर्सत में अटेम्प्ट कर ली, तो पहली फुर्सत में केस स्टडी अटेम्प्ट करने से आप थोड़ा सा अपने आप को कम मार्क्स लाने की तरफ लेके जाएंगे। बाकी आपके 3 आवर्स का जो वहां परफॉर्मेंस होगा, बाकी सारी पढ़ाई एक तरफ, वो 3 आवर्स में ही आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा संभालिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। पेपर इजी आए, प्लीज डू नॉट गेट एक्साइटेड। पेपर टफ आता है, प्लीज डू नॉट पैनिक, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा होगा। हमने इतने टाइम मेहनत की है, 1.5 महीना 2 महीना पिछले, आप बिल्कुल बहुत जी जान से लगे हुए हैं। उसके पहले आपने काफी सारी क्लासेस अटेम्प्ट की है, आपका सारा जो सिलेबस है वो 1-1 2-2 बार का हो चुका है। केवल ये 1.5 दिन की प्रॉब्लम है। इस 1.5 दिन को अपने ऐसे स्ट्रैटेजाइज कीजिए, ये 1.5 दिन आपके वापस नहीं आने वाले। आप उन 3 घंटों के लिए, इस 1.5 दिन की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये बात ध्यान में रख के और फिर प्रिपरेशन कीजिए। प्लीज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम रिजल्ट्स। रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, आपका काम है अभी केवल और केवल पढ़ना। सिर्फ स्टार्ट कीजिए, आप सिर्फ स्टार्ट कीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप। आपका काम है सिर्फ एफर्ट्स डालना, आप सिर्फ एफर्ट्स डालें, रिजल्ट की चिंता आप मत करें। रिजल्ट जो होगा वो हम बाद में समझेंगे। क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी मत कीजिएगा आने के बाद। सिर्फ 3 घंटे आपको जो आते हैं वो आंसर्स पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आप प्लीज मेक श्योर कि क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आए। मार्क्स कम आते हैं अगर आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए। माना कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस समय, पर प्रेशर लेने से अच्छा है केवल और केवल अपनी एनर्जी को सिर्फ पढ़ाई में झोंक दीजिए। सिर्फ पढ़ाई में आप एनर्जी लगाइए, प्रेशर हटा दीजिए। जितना आपके ऊपर लोड आ रहा है आप इग्नोर कीजिए उस लोड को। सिर्फ और सिर्फ आप जो आपकी पढ़ाई है उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। माना कि आप बहुत बोझ तले दबे हैं, पर भीगे परों से परवास करके तो देख, ऊपर वाला देख रहा है, तू आगाज करके तो देख। स्टार्ट, आगे रिजल्ट जो होंगे वो हम देख लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, यू विल डू, यू कैन डू, 100% आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच।